नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जगदीप जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी है। लगातार बातचीत करते हुए नजर आते हैं। चलिए, हमने भी समझा कि आज जगदीप जी के साथ बात की जाए, जो पूरे देश के जो मुद्दे इस वक्त गरमाए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त जो दिक्कतें जम्मू कश्मीर को आ रही है। जगदीप जी, पहला मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, पहली बार एमएलए नहीं बने, फिर से एक बार एमएलए बने हैं, लेकिन जो बात की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जब बात की जाती है वायुसेना की, उनके लिए जो उनके मुंह से निकल जाती है बात, बाद में कहते हैं ये एआई एडिटिंग है। देखिए, बात इन्होंने की जरूर है, बात करने के बाद अब मुकर रहे हैं उससे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? गुलशन जी, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन, प्रणाम। देखिए, ये बात केवल आरएस पठानिया की नहीं है, अपितु विजय शाह से लेकर जगदीश देवड़ा और रामचंद्र जांगड़ा तक आप किसी भी इनके बड़बोले, मूर्ख और एक तरह से मैं कहूंगा लुनैटिक अप्रोच वाले ये जो नेता है, इनके आप जो बयान सुने तो उसके बाद समझ में आता है कि किस संकीर्ण मानसिकता और वैचारिक दरिद्रता का ये शिकार है लोग। एक व्यक्ति, ये ठीक है वो 8 दफा विधायक रहा है, भाजपा को दिक्कत हो सकती है, सीट गंवाने का डर हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताता है और ऊपर से कोड़ में खाज ये कि माननीय प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बकायदा कर्नल सोफिया के परिजनों को निर्देशित करती है कि आप आइए और आकर पुष्प वर्षा कीजिए मोदी जी पर। दूसरा फिर आ जाता है जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री है। देखिए, किसी भी देश की कोई भी सेना कभी भी उस देश के संवैधानिक पद पर या सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के आगे नतमस्तक नहीं होती। इसके कहने का अर्थ यह है कि तमाम भारतीय अलग अलग हमारे सुरक्षा बल और सेनाएं जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आप अंदाजा लगाइए कि आप भारतीय सेना के आत्मसम्मान को, उनकी डिग्निटी को किस तरीके से चोटिल कर रहे हैं। इतने से भी जब इनको लिहाज नहीं आया तो रामचंद्र जांगड़ा जैसा व्यक्ति उठकर कहता है कि वो जो हमारी 26 बहनें वहां पर वैधव्य को प्राप्त हुई, अपने परिजनों को जिन्होंने खोया, वो वीरांगनाएं नहीं थी, उनको ट्रेनिंग मिली होती। कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो भाई? M4 कार्बाइन हाथ में लिए वो आतंकी जिनका कोई धर्म नहीं होता, जो निहत्थे और निर्दोष लोगों को मारने से लेश मात्र गुरेज नहीं करते, उनसे वो वीरांगनाएं लड़ती। तो क्यों नहीं भेज देते आप अपने परिजनों को वहां पे? और रही सही कसर अब आरएस पठानिया ने निकाल दी। देखिए, दिक्कत क्या है, जब अहम सत्ता का आपके सर चढ़कर बोलता है तो इस तरीके के बयान जो है वो स्वतः आपके मुखार बिंद से जो है वो प्रकट हो जाते हैं। पठानिया जो है अधिवक्ता रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत बढ़िया लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है उनके वो रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो जो भी कहेंगे वो मतलब अव्वल दर्जे का होगा। और आप देखिए कि किस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया। कुछ उसके आगे पीछे लोग खड़े हैं, किसी के संगी साथी, और वो भारतीय वायु सेना को ये कह रहा है कि आप सोए हुए थे। मैं 2 मिनट आपकी ओर लूंगा भाई साहब। मैं बताना चाहता हूं आज के इस मंच के जरिए, हालांकि हमने जवाब दिया, कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान देते वक्त भी मैंने ये कहा था कि भाई S-400 क्या है पहले जरा समझ लो। ये ठीक है मोदी जी लेकर आए, कोई शक नहीं। रूस के साथ जो संबंध कांग्रेस के सत्ता काल में दशकों से हमने तय किए थे, निर्मित किए थे, उनके आधार पर आपको S-400 मिला। अब S-400 है क्या पहले वो तो समझ लो। आपने किस मुंह से कह दिया कि भारतीय वायु सेना सोई हुई थी? अरे ये एक ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम है जिसमें एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, आप तमाम तरह के हमलों को बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हो। 9196E जो है इनकी बिग बर्ड एक्विजिशन कहलाती है, जो 600 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की ऊंचाई और जमीन से चंद
मीटर की ऊंचाई तक किसी भी हवाई हमले को तबाह कर सकती है। इनका 496C 400 किलोमीटर है, 4896 BM 250 किलोमीटर है, 9M96E2 120 किलोमीटर है, 9M96E 40 किलोमीटर। और आप यकीन करेंगे कि ये एक ऐसी प्रणाली है जो 80 टारगेट्स को एक साथ हैंडल कर सकती है और 36 को सिमिल्टेनियसली बर्बाद कर सकती है। 3500 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल का ये खात्मा कर सकती है। और आप भारतीय वायुसेना पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये दिवालियापन नहीं है तो क्या है? आपने एक तरफ भारतीय सेनाओं के पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता को अपमानित ही नहीं किया, अपितु आपने हर मुमकिन कोशिश की है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज को भुनाने की। बिल्कुल आप इस बात से पूरी तरह सहमत नजर आए कि 71-72 के उस दौर में पाकिस्तान का पेट फाड़कर इसी सेना ने बांग्लादेश पैदा किया था। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 सिपाहियों का, पाकिस्तानी सिपाहियों का इसी फौज ने किया था। वही अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की आंख में आंख डालकर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनके 7वें बेड़े को ठेंगा दिखाया। आप क्या कर रहे हैं? आपके साथ कौन खड़ा है? तालिबान, जिसको आप देश भी नहीं मानते। इजराइल वैसे गजा में उलझा हुआ है, आप शुरू हो जाइए। मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, एक भी पड़ोसी आपके साथ था। एक रशिया के साथ अच्छे संबंध थे। अभी परसों रशिया ने $2 बिलियन पाकिस्तान की एक बंद बड़ी फैक्ट्री जो है कई दशकों से उसमें की घोषणा कर दी, जिससे पाकिस्तान का 30% की आयात जो है वो कम हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ आज G7 में आपको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया विश्व समुदाय ने, कनाडा उसको होस्ट कर रहा है, 15 से 16 जून को ये होना था, आपको बुलाया नहीं जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ समारोह होता है तो जयशंकर साहब वहां जाकर तीन तंबू लगाकर बैठ जाते हैं, फिर भी न्योता नहीं मिलता। तो आपने कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, आपने कहीं पर भी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अपने संबंधों को जैसे नहीं रखा जैसे होने चाहिए। और आपके नेता प्रवक्ता कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं। ऐसी डिप्लोमेसी पर मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ गुलशन जी। आज भारतीय विदेश नीति का जो बंटाधार मोदी सरकार के सत्ता काल में हुआ है वो जग विदित है, दुनिया देख रही है, और उसका खामियाजा हर एक भारतवासी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भुगतना पड़ेगा। जी इसमें माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। इसमें दो चीजें है ना, अगर विदेश नीति सही होती तो सभी देश हमारे साथ होते, उसकी बजाय जो हमारे साथ खड़े थे वो भी पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब कांग्रेस के कुछ नेतागण जो है जो इस वक्त डेलीगेशन लेकर गए हुए हैं, वो भी अब जो वही सुर गा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का है। शशि थरूर जी की बात कर लूं मैं। गुलशन जी, ये निर्लज्जता का विष काल है, अपमान, तिरस्कार और निर्लज्जता का विष काल मैं इसको कहता हूं। अभी आप ही बताकर हटे, RS पठानिया ने अपने बड़बोलेपन का परिचय देते हुए भारतीय वायुसेना को कटघरे में खड़ा किया। जब सवाल जवाब तलबी हुई तो कह दिया जी ये तो AI जनरेटेड है। यही विदेश मंत्री जयशंकर के लिए कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान को हमले से पहले सूचित करते हैं। इस देश के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि अगर उनकी जगह कोई और होता, he or she must be treated as a traitor and he will be punished severely. But you see how the things are going on here. And secondly, as you are talking about Shashi Tharoor, undoubtedly in my party, it's a kind of democratic setup at where you would be in a position to explicate what you would like to do. But could you believe a person who is trying to proclaim when he is on
an international state. He's saying that we hadn't have approached Pakistan, we hadn't entered in his territory before 2014. Is it true? There are so many army officials, defense experts who had publicly explained it, that there were so many times when we had already conducted such kind of operations before Modi's regime. So what it means, if you are going to create an eulogy for Modi government, we won't have any problem. But the question is that you are just not raising doubts and apprehensions just for the UPA government, but also for the defense forces of our country. And moreover, you could just let it be in this way कि ये थरूर साहब थे जिन्होंने 2018 अक्टूबर में एक बयान दिया, मेरे महादेव, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, इस तरीके के बयान का मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन अब थरूर साहब का जिक्र चला है तो मेरे महादेव के शिवलिंग का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक उस बिच्छू की भांति है जो शिवलिंग पर बैठा है, जिसे चप्पल से भी परे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। कभी वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो मोदी सरकार बनाने की कोशिश करती है, और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद कीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, थरूर साहब की स्वर्गीय पत्नी सुनंदा पुष्कर जी के लिए दिया गया वो बयान, क्या वो सब भूल गए? सिर्फ इसलिए कि उनको सुर्खियों में बने रहना। आप बात कर लीजिए सलमान खुर्शीद साहब की। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए दिक्कत क्या है, खुर्शीद साहब की धर्म पत्नी को कांग्रेस ने 3 मरतबा मैंडेट दिया। मैं आपका रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, एज अ जर्नलिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, 3 बार उनकी जमानत जब्त हुई। आपको पार्टी ने जो दिया ता उम्र, आपने इस पार्टी में रहकर सत्ता सुख भोगा, और आज आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 की टूटन के बाद अलगाववाद में फर्क आया है। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि 260 आर्टिकल्स हैं आउट ऑफ 395 जिनको 17 अक्टूबर 1949 के बाद अगस्त 2019 तक जिनमें बदलाव किया गया, उसके अलावा 94 आउट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट के आर्टिकल 370 में जिनको बदला गया। उसमें था क्या जिस पर आप बात कर रहे हैं, और उसकी ऐसी कौन सी धारा है जो अलगाववाद को कम ना करने में कहीं बाधित कर रही थी? आपकी जानकारी के लिए मैं आपके मन से एक और बात बताना चाहता हूँ। दरअसल आर्टिकल 370 के बाद हमें जो एकमात्र बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रवासी भारतीय जमीन खरीद सकता है। आप यकीन करेंगे, आपको गुलशन जी आवाज आ रही है मेरी? गुलशन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूं सर, सुन पा रहा हूं। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं आर्टिकल 370 की टूटन के बाद वो खत्म नहीं हुआ, आज भी संविधान में है, पहले तो ये समझ लें। बाहर के लोग यहां जमीन खरीद सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, हिमाचल प्रदेश में सेक्शन 118 है, सिक्किम में 371F है, नागालैंड में 371A है, मिजोरम में 371G है, त्रिपुरा और असम में 6th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज में बैन है जमीन खरीदना, और झारखंड में सेक्शन 46 है। आप मुझे बताइए, इन तमाम प्रदेशों में भी किसी प्रवासी भारतीय का जमीन खरीदना जो है वो बाधित है, प्रतिबंधित है। तो बताइए आर्टिकल 370 की टूटन के बाद हमें क्या हासिल हुआ? खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, यही हमें हासिल हुआ। और आप आज कह रहे हैं कि 370 की टूटन के बाद अलगाववाद में सुधार आया। तो जनाब, जब ये हुआ 2019 में, आज 2025 है, इन करीब 6 सालों में कभी आपने कोई बयान क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपने कांग्रेस से सूची मांगी, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं, अनडाउटेडली शशि थरूर साहब जो है इज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट वी हैव इन दिस कंट्री एंड हिज लिंग्विस्टिक स्किल्स आर बियॉन्ड एनी डाउट, यू कुड कंसीडर दोस। बट द पॉइंट इज व्हेन यू हैड ऑलरेडी supplicated to the Congress that you'll have to provide a list, and finally you had chosen those leaders to whom you would like to be। जी गुलशन जी, फिर से आवाज कट रही है।
गुलशन जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जी थोड़ी जी बीच जी में जी। नेटवर्क इश्यू जो है आ रहा है, लेकिन मैं आपसे एक जी। चीज जानने की और कोशिश करूंगा। देखिए, जिस तरह से कहा जाए एक जाल बुना जाता है, जम्मू कश्मीर में भी एक कहा जाए कि जाल ही था। पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद केंद्र ने जम्मू कश्मीर की कोई मदद नहीं की, उल्टा जो डेस्टिनेशन थी यहाँ की पर्यटक की, वो उसको बंद कर दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को निशाने पर रखकर बिहार चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। ये भी कहा गया बीच में सिंदूर की डबिये बांटी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया, अपने आप को बोलते हमारा तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, ऐसी कोई खबर ही नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा ये निर्लज्जता का विषकाल है। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा किसी वरिष्ठ नेता के हवाले से एक प्रयोग किया, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। दैनिक भास्कर जैसे अखबार में खबर लगी, आप सीव कीजिए ना भास्कर को, अगर उसने गलत खबर छापी है तो, प्रकाशित की है तो। आप दरअसल चाहते थे ठहरे हुए पानी में पत्थर मारकर देखना कि किस तरीके के नतीजे आते। जब आपकी समझ में आया, आपके मूर्ख सलाहकारों ने जो सलाह आपको दी थी, वो ये भूल गए कि भारतीय संस्कृति में केवल पति अथवा ससुराल पक्ष जो है किसी विवाहिता को सिंदूर देता है, या हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ता है, या फिर किसी माता के दरबार में जब आप जाते हैं, किसी शक्ति के दरबार में आप जाते हैं, तो बतौर आशीर्वाद विवाहिताओं को वो सिंदूर मिलता है। आपने, मैं वही कह रहा हूं ना, कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। लेकिन आपने पहलगाम का जिक्र किया है, तो गुलशन जी मैं आपसे कुछ बातें और यहाँ साझा करना चाहूंगा जिन पर जरूरत है आज एक आम आदमी को गौर करने। आप देखिए, सबसे पहले इस हमले से ठीक 6 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी का बड़बोला सांसद निशिकांत दुबे अपनी शादी की सालगिरह मनाने पहुंचता है। केवल 90 मील की दूरी है पहलगाम से गुलमर्ग। वहां पर जमकर विलायती शराब बंटती है, उसकी वीडियोस हैं। उनको बाकमाल सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है, वहां कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पहलगाम में 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए आपके पास होमगार्ड का एक जवान तक नहीं था। फिर आप सर्वदलीय बैठक में कहते हैं जी हमें तो खबर ही नहीं थी कि वहां पर पर्यटक जा रहे हैं साल के इस सीजन में। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि वहां की लोकल म्युनिसिपैलिटी प्रति पर्यटक 35 रुपीज चार्ज कर रही है, और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है। थोड़ा और पीछे चले जाइए, गुजराती ठग, फिर से आवाज कट रही है गुलशन जी, हाँ आगे। गुजराती ठग किरण पटेल आता है। कितनी, आप देखिए होम डिपार्टमेंट एलजी के पास है, कितनी निकम्मी, कितनी निठल्ली सरकार ये होगी। एक ठग आकर कहता है भैया मैं पीएमओ से हूँ, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी जाती है, जवानों की फौज जेट क्लास सिक्योरिटी में मुहैया करवा दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। महीनों तक वो उसको उस सुख सुविधा का आनंद लेता है, बाद में पता चलता है वो ठग है। और ऐसे ही एक ठग संजय शेरपुरिया से खुद एलजी साहब ने अपने शपथ पत्र में बताया कि 25 लाख उन्होंने उधार लिया हुआ है। तो इस तरीके के तो मयार और किरदार की ये सरकार है। अब ऐसे में पहलगाम हमला होता है, आपके पास सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। इसी दैनिक भास्कर में खबर थी कुछ दिन पहले कि इस तरीके का कोई आतंकी हमला हो सकता है। ठीक आप उसी तर्ज पर इसे देखिए जिस तरीके से पुलवामा हमला होता है। 11 सीवियर थ्रेट आते, बावजूद उसके इतनी बड़ी तादाद में जवानों को सड़क मार्ग से भेजा जाता है, और आज तक पता नहीं चला कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। तो दरअसल एक तरफ आपकी निठल्लेपन की वजह से, आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से निर्दोष और निहत्थे लोगों की जान जाती है। उसके बाद आपकी ट्रोल आर्मी हिमांशी नरवाल से लेकर जो मिस्री साहब है विदेशी, हमारे विदेश मामलों के सचिव, उनकी बेटी तक को आप सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। अभी तो आपने हमारे जो चीफ ऑफ द ऑल द डिफरेंट आर्मीज जो है उनके जो चीफ बना है, जिनका बयान अभी इतना चल रहा है, नाम बोल रहा हूँ, चौहान साहब, आप उनको भी ट्रोल कर रहे हैं। ये इस देश ने कभी देखा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, और सबसे बड़ी कोड़ में खाज ये, आप सिंदूर बुनाने जा रहे हैं, वो चारों आतंकी आज भी जिंदा है। उनको आसमान खा गया, जब जमीन निकल गई कोई पता नहीं। तो इस तरीके से आप देश के सामने
ना केवल अपनी फजीहत करवा रहे हैं, अपितु आपने भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को भी अपमानित किया है। और रही बात इस देश के पामेरियन मीडिया की, देखिए गुलशन जी, आप जानते हैं मेरी भी जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा इस बड़े सेक्रेट प्रोफेशन में बीता है। क्या कभी आपने कल्पना भी की थी कि इस देश का रवांडा मीडिया, पामेरियन मीडिया देश के साथ सरेआम झूठ बोलेगा? इस्लामाबाद तबाह हो गया, लाहौर में आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया, जनरल मुनीर वहां से भाग गया, हमारा INS विक्रांत जो है वो रास्ते में है, जम्मू एयरपोर्ट से जो है ये आज तक चला रहा है, फाइटर जेट उड़ रहे हैं। अरे आप दुश्मन को बता रहे हैं कि किस एयरपोर्ट से फाइटर जेट उड़ रहे हैं, और बाद में पूरी बेशर्मी के साथ इसे अपनी इस इतनी बड़ी बेहुदगी को मानने के लिए भी तैयार नहीं इस देश का मीडिया। तो कहने का तात्पर्य ये है गुलशन जी कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं आपकी जो कैपेबिलिटी थी, देखिए भारतीय सेना तथा अन्य सैन्य बलों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने क्या किया? आप तो नेहरू जी को दोष देते हैं कि वो 1.25 साल चले युद्ध के बाद कहते हैं जी 3 दिन और चल जाता तो POJ के हमारा होता। आपने तो 3 दिनों में सरेंडर कर दिया, और सीज फायर आप खुद नहीं कर रहे, वो ट्रम्प चचा जो है भक्त जनों के वो कर रहे हैं। अब तक 9 बार वो इसको क्लेम कर चुके हैं। अब तो US की कोर्ट में भी उनके अधिकारियों ने ये लिखित में दे दिया एफिडेविट पर कि हमने सीज फायर करवाया। आपका सीज फायर कोई और करवाता है, हमले से पहले जानकारी आप देते हैं, दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं होता है। पुलवामा हमले के दोषी अभी तक जीवित है, और ऑपरेशन सिंदूर को बुलाया। एक मिनट के लिए रोकूंगा। देखिए, ये सीज फायर कोई करवा नहीं सकता था, जबकि शिमला समझौता जो हुआ था उसमें ये लिखा गया था कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ पर मध्यस्थता नहीं करवा सकता है। इन्होंने उस चीज को भी तोड़ दिया, उसकी भी इज्जत नहीं रखी। निश्चित तौर पर गुलशन भाई, शिमला समझौता, देखिए भाजपा के प्रवक्ता और नेताओं के पास वो गिनी चुनी बातें हैं। आज भी जब आप उनकी बात करेंगे वो कहेंगे जनाब आप तो लाहौर तक पहुंच गए थे, फिर वापस क्यों दे दिया। ये ऊपर समझ नहीं पाते कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में जो भारत की छवि थी मोदी रजीम से पहले तक वो बाकमाल थी। आप मुझे बताइए उन 93,000 सोल्जर्स का आप क्या करते आप उनको यहाँ बैठकर उनको आप खिलाते पिलाते? अल्टीमेटली आपको उनको वापस देना था। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जब कोई जवान, चाहे वो तादाद में कितनी भी बड़ी तादाद क्यों ना हो, जब सरेंडर कर देता है तो आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। और यहाँ पर ट्रम्प चचा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब कश्मीर समस्या जो हजारों सालों से, उन साहब को ये नहीं पता कि भारत पाक विभाजन के बाद से ये समस्या जो है वो शुरू होती है, और उसके बड़े सारे कारण थे, वो उसमें भी मध्यस्थता के लिए आगे आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति के डिजास्टर को मैं मानकर चलता हूँ, जो कूटनीति का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिस तरह की आपने डिप्लोमेसी रखी है, ये उसी का नतीजा। जी गुलशन जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये 4 दिन की जंग पर सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर का हुआ है। बॉर्डर इलाके की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, 20 से 22 मिनट का भाषण था मोदी साहब का, लेकिन मोदी साहब जम्मू कश्मीर का नाम लेते हुए नजर नहीं है। देखिए, आपको याद होगा सऊदी अरब से जब ये पहलगाम हमला होता है तो मोदी जी भी आते हैं, माननीय राहुल गांधी जी भी, विदेश मंत्री मोदी आते हैं। राहुल जी तो पहलगाम पहुंच जाते हैं, लेकिन मोदी जी कहाँ जाते हैं? मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित करने। उसके बाद राहुल जी पुंछ भी जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ किसी किस्म की कोई अपनी पार्टी के नेता की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तुलनात्मक ढंग में देखिए, जाना तो दूर, मुआवजा देने के नाम पर आपने 6,500 रुपए जो मेरे पास खबर है वो आपने दिया, और आपका कोई बड़ा नेता, आप LG की बात करते हैं, LG वहां पे जो है वो चले गए। अरे भाई साहब, जब तक इतने बड़े नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते एक सरकार होने के नाते, पर उनके जख्मों पे मरहम तो लगा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जान से गए हैं, लोग बेघर हो गए, और ये वो निहत्थे और निर्दोष लोग हैं जो हमेशा हमारी सरहदों पर पाकिस्तान की अकारण गोलाबारी का सामना करते आए। और आप मरहम इन्होंने दिया, मरहम दिया 6500 रुपया मात्र जो है वो लोगों को चेक दिया जा रहा है।
बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, आज आपको मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात अंत में कहना चाहता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत जागरूक है, गोदी मीडिया को एक तरफ रखकर, जो कुछ तरीके के जो चैनल ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते हैं, या कुछ एक अखबारें जो बची हैं, उनको पढ़ता या सुनता है, वो ये भली भांति जानता है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हमने हासिल किया, क्या हमने पाया और क्या हमने गंवाया। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी देश का, खास तौर से विकसित होते भारत जैसे देश का, जब कोई सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में दिखाई ना दे, आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के गृह मंत्री को आरोपित किया जाता है कि उसके गैंगस्टर से संबंध है और उस गैंगस्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है हत्याएं करने के लिए। कनाडा ने आरोप लगाया, अमेरिका ने अपनी धरती के ऊपर अपने एक सिटीजन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। तो आप इस तरीके के आरोपों में घिरे हुए हैं। आपकी अंतरराष्ट्रीय जो विदेश नीति है, डिप्लोमेटिक तौर पर, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। टर्की जैसा देश, जिसको आप करोड़ों रुपए ऑपरेशन दोस्त के नाम पर देते हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। जिस चीन को आपने कभी अपनी वो लाल आंख तथाकथित तौर पर नहीं दिखाई, जो हजारों मील भारतीय सीमा में घुस आया, अपनी काउंटीज बसा चुका है, आप जिनपिंग को झूला झुला रहे। सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध जो है, या जो व्यापारिक मुनाफा है, चीन भारत से कमा रहा है बदस्तूर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें एक तरफ तमाम ऐसे देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे, जिसमें रूस सर्वप्रथम आता है, जो हमारे साथ दशकों निर्विवाद रूप के साथ चला। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अब आपने इतने सांसदों को भेजा, ये दरअसल आपका फेलियर है, क्योंकि विदेश नीति में सबसे पहले मैटर करते हैं प्रधानमंत्री, मैटर करते हैं आपके विदेश मंत्री। जब ये दोनों फ्रंट फेल हो जाए, तब आप तीसरा फ्रंट खोलते हैं सांसदों का। वो भी जाकर वहां पे पाकिस्तान को उसकी वास्तुस्थिति दुनिया के सामने रखने की बजाय राजनीति में उलझ गए। तो ये बताता है कि आपकी विदेश नीति क्या है, और कमोबेश उसका खामियाजा इस देश ने भुगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी मोदी सरकार अगर जगे और कोशिश करे अपनी। और एक आखिरी बात और, देखिए, जब युद्ध होता है गुलशन जी, माफ कीजिएगा, तो नुकसान दो तरफा होता है, किसी को कम या ज्यादा हो सकता है। ये कोई शर्म की बात नहीं थी। अगर हमारा कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसे छिपाने की जरूरत है। अरे भाई, हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए 2 दिनों में, क्या दिक्कत थी ये बताने में? लेकिन वो एक ट्रेंड है, वही 56 इंची सीना दिखाने का, वो परिचित अंदाज है कि हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं। धीरे धीरे जब सच्चाई बाहर आती है, मीडिया छापता है, फिर आपकी जीत होती है। तो आप राफेल लेकर आ गए 3 गुना ज्यादा पैसे देकर, सोर्स कोड आज तक आपको नहीं मिला। आप राफेल में मिसाइल है वो लाद नहीं सकते जब तक आपके पास सोर्स कोड नहीं होगा, कोई जवाब नहीं है आपके पास। तो ये वो सवाल है, सुलगते हुए सवाल है, जिनके जवाब मोदी सरकार को देने होंगे। जी गुलशन जी जगदीप जी, इतनी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वक्त बहुत दिया। और इस वक्त लोग बैठे भी होते हैं और आपको सुन भी रहे होंगे। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जगदीप जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता भी है और वरिष्ठ पत्रकार भी थे। और हमने ये कोशिश की इनसे जानने की कि इनकी एक्सपीरियंस है इस वक्त जम्मू कश्मीर और पूरे देश के क्या हालात है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी मेरे से जुड़ने की। धन्यवाद।